हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्ट्रीट क्लासेस पे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, काफी सारे लोगों का मैसेज आया है कि हल का थ्योरी उनको समझ में नहीं आता। तो सबसे पहला है कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा बैक में जाती हूँ। तो मैं आज आपको हल का थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ विद उनके वेरिएबल्स। तो पहली बात तो ये है कि हल का थ्योरी समझ में कहाँ से नहीं आया। सबसे पहले आपने देखा होगा कि थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इस भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, है ना। और इस पिंजरे में बंद करने के बाद उन्होंने इसके सामने क्या रखा था? खाना रखा था। और ये खाना जो था एक फिश थी। इस फिश को देखकर बिल्ली को क्या होता था? वो यहाँ पे लीवर था, इस लीवर को दबाती थी, दरवाजा खुलता था और वो जाके खा लेती थी। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं थी। तो थॉर्नडाइक की बिल्ली तक तो सबको समझ में आया, उसकी आगे लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि हल की जो थ्योरी है वो इसी तरह का उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है और बिल्ली पे ही किया है। इसी प्रयोग को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो मैं उस क्लास को वहीं से शुरू कर रही हूँ जहां से आपको समझ में नहीं आया। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि ठीक है, बिल्ली भूख लग रही है उसको, और भूख लगने की वजह से क्या हो रहा है, वो बार बार लीवर को प्रेस करेगी और बार बार इसको खा लेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ट्राई करती रहेगी और ट्रायल और एरर के द्वारा ये सीख जाएगी कि ये लीवर को दबाएगी और उसके सामने खाना आ जाएगा। अब हल ने ये कहा कि बहुत बढ़िया थॉर्नडाइक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि लीवर दबाएगी और वो खा जाएगी। एक बात बताइए कि ये लीवर दबाती रहेगी, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि इसका पेट है, कोट थोड़ी ना है, ये पेट एक दिन भर जाएगा। और पेट जब भर जाएगा, सपोज पूरा पेट फुल हो गया, आपका पेट जब भर जाता है उसके बाद आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, है ना। तो अब इसका पेट भर गया, अब तो इसका खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो क्या ये सीखना बंद कर देगी? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आना चाहिए कि उसके बाद क्या, कि इसने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद अब तो इसका पेट भर गया, यानी कि इसकी जो नीड्स थी वो खत्म हो गई, तो ये सीखना भी बंद कर देगी। तो हल ने उसी को आर्ग्यू किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे नीड्स जो हैं, आवश्यकताएं हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि व्यक्ति उसी चीज को ज्यादा सीखता है जिसकी उसको ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं हल की थ्योरी को, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो हल की थ्योरी का नाम है आवश्यकता हासन का सिद्धांत, हल नीड रिडक्शन थ्योरी। यानी कि किस तरह से नीड्स रिडक्शन थ्योरी काम करती है, आवश्यकताओं के हासन का सिद्धांत। इसके इंट्रोडक्शन को सबसे पहले देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डेवलप्ड बाय क्लार्क हल, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी फोकस ऑन हाउ मोटिवेशन originate from biological needs or drives। यानी कि ड्राइव, आपको नेट जेआरएफ पास करना है इसलिए आप पढ़ाई करने हैं, तो एग्जाम आपके लिए ड्राइव का काम कर रहा है। तो इसी तरह से जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे भूख लगना, तो ये जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, हम इसकी बहुत बड़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंस है चीजों को लर्न करने में, सीखने में। So in this theory, Hull proposed a person's behavior is an external display of his desire to satisfy his physical deficiencies। यानी कि हम अपनी चीजों की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, उसको पूरा करने के लिए तब तक सीखते रहते हैं। अब हमने अभी तक पढ़ा था कि स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस मतलब मछली, स्टिमुलस देते हैं फिश, और स्टिमुलस देने के बाद क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है, और पर्सन, वो जो एनिम बिल्ली है, यानी कि उसने रिस्पॉन्स दिया और वो सीख गई। हल इसमें एक चीज और जोड़ रहे हैं, यानी कि एस के बाद क्या आ रहा है? आर, लेकिन इसके बीच में उन्होंने एक चीज और जोड़ी है, उसका नाम है पर्सन, या कह सकते हैं सीखने वाला। तो सीखने वाले की नीड क्या है, ये भी बहुत मायने रखती है। यही इस थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट है। आई होप कि सबको अब ये समझ में आया होगा कि ये थ्योरी है क्या। सो हल ने बताया कि जब बिल्ली भूखी थी और उसे भोजन की आवश्यकता थी, तब वह बाहर आने का प्रयास कर रही थी। बाहर रखा भोजन उसके लिए पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। जब बिल्ली ने पेट भर के खाना खा लिया
तो उसे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है और बिल्ली ने उसके बाद बाहर आने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पे थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है इसको ये इसी को आर्ग्यू कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सो हल की थ्योरी में हल फाइनल सिस्टमैटिक समराइज्ड देयर आर 3 काइंड ऑफ वेरिएबल्स इन हल थ्योरी। तो इसके आधार पे इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया और उसको आगे चल के 2 लोग और हुए हैं हिलगार्ड और बोअर करके, उन्होंने उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी थ्योरी में 3 तरह के वेरिएबल काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर, हस्तक्षेप करने वाले चर और आश्रित चर। अब देखते हैं कि ये चर हैं क्या क्या। इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच आर स्टिमुलस इवेंट सिस्टमैटिकली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो उत्तेजनात्मक घटनाएं हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता द्वारा व्यवस्थित रूप से हेर फेर किया जाता है उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखने से योग्य हैं और जीव के भीतर होने वाली एक प्रक्रिया के रूप में होते हैं, विच आर प्रोसेस थॉट टू बी टेकिंग प्लेस विद इन द ऑर्गेनिज्म बट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। जैसे थकान है तो ये क्या है, बायोलॉजिकल है, मेरे अंदर की घटना है, लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं कि मुझे थकान हो रही है। और स्वतंत्र चर वो है जो बाहर से है, यानी कि मुझे कल सैलरी मिलने वाली है तो मैं और ज्यादा काम करना शुरू कर दूंगी, तो ये कल होने वाली है, तो कल अगर नई सैलरी दी जाएगी तो मेरे काम करने की स्पीड ऑलरेडी कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो बाहर से हैं, जो उत्तेजना आपको स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हस्तक्षेप करने वाले जो हैं अंदर से आ रहे हैं लेकिन ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। जैसे अगर किसी को चक्कर आ गया है तो गिर गया है, बेहोश हो गया, तो वो दिखेगा ना, इस तरह से। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है which are some aspect of behavior that is measured the experiment in order to determine whether the independent variable had any effect। वो व्यवहार के कुछ पहलू हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता द्वारा मापा जाता है ताकि ये निर्धारित किया जाए कि स्वतंत्र चर का कोई प्रभाव पड़ा था या कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यानी कि मेरा बिहेवियर देखा जाएगा, मेरे काम करने में कितना मेरा मन लग रहा है, नहीं लग रहा है सैलरी मिलने से। तो हम उस, जैसे एक पौधा है, उस पौधे में हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसकी हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये चीज को मेजरमेंट किया जाना क्या है, एक यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह से हम हल्के फाइनल सिस्टम में वेरिएबल को समझेंगे। क्वेश्चन जो यूजीसी नेट जेआरएफ में बार बार पूछा जाता है वो बस यही पूछा जाता है कि हल्की थ्योरी में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल है। तो बेस्ट तो ये होगा कि आप तीनों याद कर लें, और तीनों नहीं कर सकते तो इनमें से कोई अगर 2 भी आप याद कर लेंगे तो तीसरे वाले का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं गाइस, हल का जो ये सिस्टम है अधिगम का, हल्की अधिगम की जो ये व्यवस्था है, हल का जो ये सिस्टम है, तो सबसे पहले हम हिंदी वाले के साथ डिस्कस करेंगे, देन हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो हल की जो ये अधिगम की व्यवस्था है इसमें कितने तरह के चर होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको शॉर्ट में बताती हूँ ताकि आपको आसानी हो याद रखने में, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी अभी के अभी डेवलप कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे इनपुट चर। तो वो चर जो किसका काम कर रहे हैं, वो चर जो यहाँ पे इनपुट का काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इनपुट चर बोल रहे हैं। तो इनपुट चर क्या है, इनको देखते हैं। तो इनपुट पहली टेबल में है इनपुट चर, दूसरी टेबल में है यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो मैं इसको IN लिख रही हूँ, इसको मैं IB लिख रही हूँ, IB, इसको मैं लिख रही हूँ OB, आउटपुट वेरिएबल। या हम इसको डिपेंडेंट भी बोलेंगे, इसको इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, और इसको तो मध्यवर्ती चर या इंटरवेनिंग वेरिएबल बोला जाएगा। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे वेरिएबल्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, इनपुट, लास्ट वाले आउटपुट और बीच वाले इंटरवेनिंग। यानी कि आधा चर
वो प्रदाचर, ये मध्यवर्ती चर, इनपुट वेरिएबल, या फिर इन्हीं को हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे और इसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। तो इसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, 4 से 5 दिन बैठकर जब भी समय मिले 5 मिनट में इस टेबल को ड्रॉ करने की कोशिश करो। इसको एक ही तरीके से याद रखा जा सकता है। तो आपने क्या करना है कि इसको ड्रॉ करना है बार बार, अगर याद रखना है तो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे कम है और सबसे आसान भी है। आउटपुट वेरिएबल को देखते हैं। तो आउटपुट वेरिएबल है यहाँ पे प्रतिक्रिया की अव्यक्तता, यानी कि प्रतिक्रिया जो भी है यहाँ पे जो रेस्पॉन्स हो रहा है उसकी अव्यक्तता। इसका शॉर्ट फॉर्मूला है ST। दूसरा है प्रतिक्रिया का आयाम, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है A। एंड विलोम के लिए अप्रबलित अनुक्रियाओं की संख्या जिसको हम लिखते हैं स्मॉल n। तो आप ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। साथ साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर रही हूँ। तो रिएक्शन लेटेंसी, प्रतिक्रिया की अव्यक्तता को बोलते हैं रिएक्शन लेटेंसी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है STR, रिएक्शन की लेटेंसी। यानी कि यहाँ पे रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स क्या होता है? डिपेंडेंट करता है। तो आप याद रख सकते हैं कि टीचिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रिस्पॉन्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर रेस्पॉन्स आए तो रिस्पॉन्स कौन से कॉलम में आएगा? डिपेंडेंट वाले में आएगा। तो STR याद रखो, या यहाँ पे प्रतिक्रिया की अव्यक्तता या रेस्पॉन्स लेटेंसी को याद रखना है। तो एक हो गया। दूसरा है प्रतिक्रिया का आयाम। आयाम का मतलब है रिएक्शन एम्पलीट्यूड। रिएक्शन एम्पलीट्यूड को हम A से याद रखेंगे तो A आता है। तो इसका फॉर्मूला R हो गया रिएक्शन, A हो गया एम्पलीट्यूड एंड M हो गया स्मॉल, कि कितने नंबर्स में, यानी कि विलोम के लिए अप्रबलित जो अनुक्रिया हुई है उसकी जो संख्या थी वो कितनी है? रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, यानी कि जो बार बार प्रतिक्रिया हुई है उसकी संख्या कितनी थी। तो इसको हम स्मॉल n में याद रख सकते हैं। अब देख लीजिए, आई होप कि सबको याद हो गया होगा कि जो आउटपुट वेरिएबल है या जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे या जिसको प्रदत्त चर बोलेंगे, उसका फॉर्मूला हमने बनाया है यहाँ पे R का मतलब रिएक्शन लेटेंसी, यानी कि प्रतिक्रिया की अव्यक्तता। दूसरा हमने बताया था एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम, और तीसरा मैंने आपको बताया था यानी कि कितने ज्यादा नंबर्स में बार बार यहाँ पे विलोम के लिए अप्रबलित युग्मों की संख्या है। तो एक आपको याद हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको याद कराया। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ आसान होता है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम इसको याद करना चाहते हैं, याद नहीं करना चाहते हैं। अब देखते हैं गाइस दूसरा। अब आते हैं हम सेकेंड पे, अब आते हैं हम फर्स्ट पे, जिसको बोला गया है यहाँ पे इनपुट वेरिएबल। तो इनपुट जो वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल में पहला है यहाँ पे कैपिटल N। तो कैपिटल N फॉर्मूला, इसके बाद CD, इसके बाद S, इसके बाद W और इसके बाद H। बस इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अब इसको मैं रिपीट किए दे रही हूँ। पहला है गाइस यहाँ पे पूर्व प्रबलनों की संख्या, यानी कि जो पहले से जो जितना भी यहाँ पे पूर्व प्रबलन दिया गया था उनकी यहाँ पे संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ प्रायर रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं। तो रीइंफोर्समेंट पहले से जो दिया जाता है, जैसे डॉगी के सामने हम क्या हड्डी ले जाएं, बोन ले, या फिर उसके सामने खाना ले जाएंगे, तो वो क्या है यहाँ पे पहले से दिया हुआ रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या होगा? कैपिटल N होगा। तो सीधी सी बात है कि ये इंडिपेंडेंट में आएगा और ये अदर या इनपुट वेरिएबल में आएगा, आप उसको दे रहे हो। दूसरा है यहाँ पे अंतर्नोद की दशा, जिसको बोलते हैं कैपिटल CD से, यानी कि जो कंडीशन है ड्राइव की, यानी कि उसको कितनी नीड है उस चीज की। तो CD
तो ड्राइव की कंडीशन है CD, तो एन के बाद CD। ड्राइव की कंडीशन कैसी है उसी के आधार पे वो सीखना चाहता है। उद्दीपक की तीव्रता, यानी कि यहाँ पे उद्दीपक की तीव्रता का मतलब है कि जो स्टिमुलस है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितना ज्यादा इंटेंस है किसी चीज को सीखने के लिए, तो इसको हमने कैपिटल S लिखा। इसके बाद W यानी कि पुरस्कार की जो मात्रा है, यानी कि अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड है वो कितना है, तो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। ये जो सिंबल्स है ना ये हल्ले दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसलिए मैं वही यूज कर रही हूँ। इसके बाद है उसी अनुक्रिया का दूसरे उद्दीपक से संबंधित हो जाने पे आदत का बल। ये बहुत पूछा जाता है, आदत का बल यानी कि स्ट्रेंथ हैबिट रिएक्शन। यहाँ पे सो वर्क रिक्वायर्ड इन रेस्पॉन्डिंग, यानी कि कितना यहाँ पे रिक्वायर है, तो उसको हम SH से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया हमारा इनपुट वेरिएबल का NCD/SWH। इसके बाद सबसे एंड में आता है हमारा मध्यवर्ती चर, यानी कि इंटरवेनिंग जो वेरिएबल है वो कौन कौन से, तो आइए देखते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है आदत बल। अब दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे है हैबिट स्ट्रेंथ, यानी कि ओनली हैबिट स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे क्या है उसी अनुक्रिया का दूसरे उद्दीपक के साथ, जब वो किसी दूसरे के साथ अनुबंधित होगा उसके साथ मिल जाएगा तब, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आदत का बल यानी कि हैबिट स्ट्रेंथ, अंतर्नोद, अंतर्नोद का मतलब है इंग्लिश में यहाँ पे ड्राइव, और यहाँ पे क्या थी ड्राइव की कंडीशन, यहाँ पे क्या है ड्राइव। यहाँ पे है उद्दीपक तीव्रता का गतिवाद, यानी कि इसको B से डिनोट किया गया है। स्टिमुलस इंटेंसिटी डायनेमिज्म, यानी कि वो कितना डायनामिक है। प्रेरक का अभिप्रेरणा, इसको K से डिनोट किया गया है। रिएक्शन इंटेंसिव मोटिवेशन, कितना मोटिवेशन है इंटेंसिव मोटिवेशन। और संबंधित आदतों के आधार पे आदत का बल, यानी कि SHR इसको भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं SHR हैबिट स्ट्रेंथ। इसके बाद आता है हम इस तरह से इंग्लिश में भी है, ये टेबल जिसको चाहिए वो मुझसे ले लेना, मैं इसको आपको सेंड कर दूंगी। इसके बाद है प्रतिक्रिया विभव। प्रतिक्रिया विभव SER इसको लिखा गया है, तो प्रतिक्रिया विभव को हम लिखते हैं यहाँ पे SER। सामान्यीकृत प्रतिक्रिया विभव SER एंड शुद्ध प्रतिक्रिया विभव SER। मैं इन सबका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ। इसका ट्रांसलेशन है गाइस उत्तेजना विभव, ठीक है, उत्तेजना विभव यहाँ पे आएगा, और उत्तेजना विभव को बोलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो जितना भी पोटेंशियल है वो सारा कुछ यहीं पे आएगा। तो पोटेंशियल वाले जितने भी हैं वो यहाँ पे आएंगे, एम्पलीट्यूड वाले यहाँ पे आएंगे, और रिएक्शन वाले यहाँ पे आएंगे, रेस्पॉन्स वाले यहाँ पे आएंगे, और S यानी कि स्टिमुलस वाले यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से ये इनका एक चार्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है ज्ञानश्री क्लासेस का, उस पे आप इस नंबर पे ऐड हो जाएं, जहां पे मैं आपको ये टेबल भेज दूंगी, ठीक है, वहां पे मैं आपको टेबल ये भेज दूंगी, तो अपने आप इसको आप जुड़ सकते हैं, और अगर बेस्ट है आप यहीं से बना लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।